इस मूवी के स्टार्ट में हम यूएस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि टीवी पर नेशन से एड्रेस करते हुए बता रहे थे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उनके लोगों की जिंदगियां किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना हो। वो सबको ये यकीन भी दिलाते हैं कि उनकी प्रायोरिटी सभी अमेरिकन सिटीजन्स की जिंदगियों को सिक्योर करना है। और तभी ये बात रिवील होती है कि बायोकेमिकल वेपन की वजह से एक डिजास्टर ने दुनिया के ज्यादातर लोगों का इस धरती से सफाया कर दिया था और उस केमिकल वेपन की वजह से हर तरफ एयर इस तरह हो गई थी कि उसमें सांस लेना भी दुश्वार हो गया था, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने बड़ी तेजी से कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे और उसमें कुछ साइंटिस्ट को उस वक्त तक के लिए क्रायोजेनिक स्लीप में रखा गया था जब तक कि टॉक्सिक एयर खत्म न हो जाए। यहाँ हर बंकर को 2 वर्कर्स मेंटेन रखते थे और वो वर्कर हर 6 महीनों में सिर्फ 2 घंटों के लिए जागते थे। नेक्स्ट सीन में हम 2 ऐसे ही वर्कर्स को किसी एक बंकर में देखते हैं जिनमें से एक वर्कर का नाम बोवर जबकि दूसरे वर्कर का नाम कार्टराइट है। यहाँ बोवर नींद से जागता है और अपने पॉड से बाहर आ जाता है। बोवर यहाँ काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था। अब बोवर क्योंकि एक इंजीनियर था इसलिए वो यहाँ कुछ कंप्यूटर डिस्प्लेस को एग्जामिन करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका को वर्कर कार्टराइट भी नींद से जाग जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर इस 1 वीक साइकिल में अपनी रूटीन के टास्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले वो बाहर की एयर क्वालिटी को चेक करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि एयर क्वालिटी अभी भी बेहतर नहीं हुई थी। यहाँ वो ये भी नोटिस करते हैं कि बाकी बंकर्स में मौजूद वर्कर्स भी जाग गए थे और वो भी एयर क्वालिटी के अभी तक टॉक्सिक होने को कंफर्म करते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो वर्कर्स बाकी फैसिलिटीज में मौजूद वर्कर्स से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। अब कार्टराइट अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की फोटोज को देखने लगता है, तभी बॉवर्ड उसे रिमाइंड करवाता है कि उन सब की डेथ हो चुकी है जिनके बारे में उसी ने ही बॉवर्ड को बताया था। इसके बाद बॉवर्ड उसे कुछ डेटा एग्जामिन करने के लिए देता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि यहाँ अर्थक्वेक भी आया था, जिसकी वजह से वो उन स्लीपर्स में से एक को चेक करने जाते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इसी बीच कार्टराइट की नजर अपनी वाइफ एबी की फोटो पे पड़ती है और वो ये इमेजिन करने लगता है कि उसकी वाइफ यहाँ उसके पास मौजूद है, इसलिए वो इस विजन में अपनी वाइफ से बात करने लगता है। लेकिन बॉवर्ड यहाँ उसकी डिस्ट्रैक्शन से कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, जिस पर कार्टराइट उसे बताता है कि वो स्लीपर्स अभी जिंदा हैं जो कि असल में ह्यूमैनिटी का फ्यूचर थे और उन लोगों को कब तक नींद में ही रहना चाहिए ये जानने के लिए कार्टराइट ने एक फॉर्मूला भी बनाया था और उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्हें मजीद 20 शिफ्ट्स के लिए ऐसे ही नींद में रहना था। ये सुनकर बॉवर्ड कराहने लगता है कि वो दोनों इन स्लीपर्स के सर्वाइवल के लिए अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके 2 घंटे खत्म होने से ठीक पहले कार्टराइट के स्लीपिंग चेंबर में आग लग जाती है और ये सब कुछ रिसेंटली आने वाले आफ्टर शॉक्स की वजह से हुआ था। यहाँ कार्टराइट चिल्लाने लगता है और बॉवर्ड से फायर एक्सटिंग्विशर लाने का कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो आग को बुझा पाते वो स्लीपिंग पॉड डिस्ट्रॉय हो चुका था और इस प्रोसेस के दौरान बॉवर्ड का हाथ भी इंजर्ड हो गया था। यहाँ अब जैसे ही स्टॉप वॉच 0 पे पहुँचती है तो वहाँ की लाइट चली जाती है और एयर सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है। अब कार्टराइट टॉर्च की हेल्प से मैनुअल को पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि यहाँ एक इमरजेंसी ओवरराइड भी मौजूद है, जिसके बाद वो दोनों पागलों की तरह उस इमरजेंसी एयर सप्लाई वाल्व को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार उसे लोकेट करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे ऑन कर देते हैं। यहाँ जब वो दोनों एयर सप्लाई के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे तो वो एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करने लगते हैं। बॉवर्ड यहाँ ये एडमिट करता है कि उसकी एक वाइफ और 3 बेटियां हैं। अब क्योंकि इस जॉब को हासिल करने की रिक्वायरमेंट अनमेरिड होना थी इसलिए बॉवर्ड ने इस जॉब के लिए झूठ बोला था। थोड़ी ही देर में वहाँ की पावर रिस्टोर हो जाती है और एयर सप्लाई भी ऑन हो जाती है और साथ ही वहाँ मौजूद क्लॉक भी मजीद 2 घंटों के लिए रीसेट हो जाती है। इसलिए वो दोनों मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर एक्स्ट्रा चैम्बर को ढूंढने के लिए स्टोर रूम में जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कहीं भी चैम्बर नहीं मिलता, इसलिए वो दूसरे स्टोर रूम को ढूंढने लगते हैं और एक मैप की हेल्प से वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब इसके बावजूद कि कार्टराइट बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रोफोबिक इंसान था, लेकिन फिर भी वो लोग काफी ज्यादा हार्डवर्क की वजह से एक्स्ट्रा चैम्बर को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे वो अपने बंकर में ले आते हैं और वहाँ पे लगा देते हैं। जिसके बाद कार्टराइट ये सजेस्ट करता है कि पहले उसे इस चैम्बर में सोने के लिए जाना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उसमें कोई इशू तो नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में वो ये चाहता था कि उसे ऐसा ना करना पड़े। इसलिए बॉवर्ड उसे डरा हुआ
देखकर पहले खुद ही उसमें सोने का डिसाइड करता है। यहाँ जब वो पॉड एक्टिवेट होता है तो बॉवर को उसमें से कुछ लीक होने की आवाज सुनाई देती है और उसे ये रियलाइज होता है कि उस पॉड में मौजूद एयर थिन होती जा रही थी। अब जैसे कार्टराइट उसे चेक करने के बाद वहाँ से जाता है तो बॉवर जोर से चिल्लाने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टराइट को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी अचानक से वो चैम्बर खराब हो जाता है और बॉवर सफोकेट होने लगता है। अब इससे पहले कि वो मारा जाता, कार्टराइट टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और उस चैम्बर को तोड़ के उसे बाहर निकाल लेता है। अब क्योंकि इस प्रोसेस में वो चैम्बर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए अब उनके पास उस बंकर में कोई भी एक्स्ट्रा चैम्बर नहीं बचा था, जिसकी वजह से बॉवर ये सजेस्ट करता है कि उन्हें दूसरा स्लीपिंग चैम्बर हासिल करने के लिए किसी और रैंडम स्लीपिंग पर्सन को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन कार्टराइट ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि उनके यहाँ रहने का पर्पज सिर्फ ये है कि वो उन स्लीपिंग पर्सन्स का ख्याल रखें ताकि वो जिंदा रह सकें। लेकिन बॉवर उससे इस बात पे आर्ग्यू करने लगता है कि उन्हें इस टाइम उन लोगों की बजाय अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए। अब इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए कार्टराइट भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। इसलिए अब वो उन स्लीपर पॉड्स में से किसी एक को बाहर निकालने के लिए मॉर्फिन को यूज करने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन तभी कार्टराइट को फिर से हेलुसिनेशन होने लगती है और वो फिर से वहाँ एबी को देखता है, जो कि उसे इस बात पे कन्विंस करने लगती है कि उनके पास इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई और रास्ता जरूर होगा। अब कार्टराइट की हेजिटेशंस को देखकर बॉवर खुद ही ये काम करने का डिसाइड करता है, लेकिन कार्टराइट उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो किलर्स नहीं है। इस बात को लेकर वो दोनों लड़ने लगते हैं और ये फाइट उन दोनों के एग्जॉस्ट होने पर ही खत्म होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ब्लूप्रिंट्स को एग्जामिन करने लगते हैं, जहां उन्हें एक कोड एबीसी मिलता है जो कि किसी और बंकर से लिंक था। कार्टराइट को लगता था कि एबीसी बंकर उनके बंकर के नजदीक है, जिसमें उन्हें स्पेयर पार्ट्स मिल सकते हैं। ये सुनकर बॉवर उससे वार्न करता है कि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए एयर सील को तोड़ना होगा, जिससे टॉक्सिक एयर रिलीज हो सकती थी। वो दोनों जानते थे कि ये एक रिस्की मिशन है, लेकिन सरवाइव करने के लिए उन्हें ये मिशन हर हाल में कंप्लीट करना था। अब और कोई ऑप्शन ना होने पर कार्टराइट एक स्पेशल सूट पहनकर उस बंकर से बाहर चला जाता है, जबकि बॉवर रेडियो से उसे गाइड करने लगता है। कार्टराइट यहाँ कुछ कैमरास को भी फिक्स करता है जिससे वो आसानी से नेविगेट कर सकते थे। इसी दौरान कार्टराइट को उनके करीबी बंकर का एंट्रेंस गेट नजर आता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका लॉक जैम हो चुका था। लेकिन फिर वो बॉवर की हेल्प से किसी तरह उसको ओपन करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसमें एंटर होता है तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि वो फैसिलिटी काफी समय से इनएक्टिव थी और वहाँ मौजूद सभी लोग मर चुके थे। ये देखकर कार्टराइट अपने बचने के चांसेस को लेकर होपलेस हो जाता है, लेकिन तभी उसे फिर से एबी दिखाई देती है, जो कि उसे मोटिवेट करने लगती है और उसे आखिरी सांस तक स्ट्रॉन्ग रहने की एडवाइस करती है। तभी बॉवर उसे एक एयर डक्ट के बारे में बताता है जो कि उससे कुछ ही दूरी पर थी। कार्टराइट यहाँ उसमें एंटर होने से हेजिटेट होने लगता है। अब कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन तभी सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब उसे वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज नजर आती हैं। और जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो इसी दौरान रेडियो सिग्नल भी वीक होने लगते हैं, इसलिए बॉवर उन्हें बूस्ट अप करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो एक नाइफ को ढूंढने लगता है जो कि उसे एक टूल बॉक्स में से मिलता है, जबकि उसने वो नाइफ किसी और जगह पे रखा था, जिसकी वजह से वो क्यूरियस हो जाता है और ये पता लगाने के लिए वीडियो फुटेज को देखने लगता है कि वो नाइफ उस टूल बॉक्स तक कैसे पहुंचा। यहाँ जब वो उस फुटेज को रिवाइंड करके देखता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उस टाइम जब वो सफोकेट हो रहा था तो इस दौरान कार्टराइट उसके चैम्बर के पास ही खड़ा था, जिसकी वजह से उसे ये लगने लगता है कि कार्टराइट उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर आखिरी समय में उसने अपना इरादा बदल लिया था। दूसरी तरफ कार्टराइट आखिरकार उस रूम में पहुंच जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वो उस रूम की सीलिंग को ओपन करता है और जैसे ही वो उसमें से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सिटी न्यूक्लियर बॉम्ब से डिस्ट्रॉय हो चुका था। कार्टराइट यहाँ ये एज्यूम करता है कि ये सब कुछ काफी समय पहले हुआ है। अब वो फिर से उस रूम को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि स्लीपर्स के सभी चेम्बर्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले के वेक साइकिल में कंप्यूटर सिस्टम उन सब के ठीक और जिंदा होने को रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ उनकी सैनिटी को मेंटेन रखने के लिए एक डिसेप्शन थी। उन्हें
ये यकीन दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं। दूसरी तरफ बॉबर, जो कि वीडियो फुटेज को देखकर बिल्कुल शेटर हो चुका था, वो अब ये मानने लगता है कि ये पूरा सिस्टम ही एक झूठ है और यहाँ किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ कार्टराइट भी अब इस बात पे बिलीव करने लगा था कि शायद वही सिर्फ यहाँ जिंदा बचे हैं। अब क्योंकि उसके पास मौजूद एयर भी खत्म होने वाली थी, इसलिए वो वापस अपने बंकर की तरफ जाने लगता है। यहाँ जब वो गेट पे पहुँचता है तो उसे दूसरी तरफ बॉबर नजर आता है, जिसने हाथ में नाइफ भी पकड़ा हुआ था, जो कि उससे पूछता है कि उसे ये नाइफ कहाँ से मिला था। कार्टराइट को ये देखकर रियलाइज हो जाता है कि बॉबर को अब सच्चाई का पता चल चुका है, इसलिए वो उससे अंदर आने की परमिशन मांगता है ताकि वो उसे सारी बात एक्सप्लेन कर सके। लेकिन बॉबर आग बबूला होके उस पे अपनी गन पॉइंट कर देता है और उस पे ये आरोप लगाता है कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। साथ ही वो कार्टराइट को अपने और स्लीपर्स के लिए थ्रेट कंसिडर करने लगा था। अब क्योंकि बॉबर उसे अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहा था और साथ ही उसकी एयर भी खत्म होने वाली थी, इसलिए वो दोबारा एबीसी फैसिलिटी की तरफ भागने लगता है। इस सब के दौरान बॉबर रेडियो के थ्रू उस पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसके विश्वासघात और झूठों ने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। लेकिन कार्टराइट उसे इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में वो एबीसी चैम्बर में पहुंच जाता है, जहां वो अपना सूट उतार के कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पे बॉवर आ जाता है, जिसे देखकर कार्टराइट छुप जाता है। बॉवर अब उसे शूट करने की धमकी देता है, जिस पर कार्टराइट उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि शायद वो दोनों ही यहाँ जिंदा बचे हैं। लेकिन बॉवर उसे ढूंढने लगता है और कहता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे डर था कि वो उसे नींद में मार देगा। अब काफी देर तक बॉबर से बचने के बाद कार्टराइट आखिरकार एक मेडिकल रूम में पहुंच जाता है, जहां उसने मॉर्फिन रखी हुई थी, जिससे वो अपने को-वर्कर को मारने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन फिर वो अपना इरादा चेंज कर लेता है। तभी उसे फिर से अपनी वाइफ दिखाई देती है, जो कि उसे इस बात के लिए कन्विंस करने लगती है कि उसे बॉबर को मारना होगा, नहीं तो वो उसे ही मार देगा और उन्हें फ्यूचर में एक साथ होने के लिए ऐसा हर हाल में करना होगा। एबी के इनकरेज करने पर वो फिर से उस गैस बोतल को लेकर कंट्रोल रूम में आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से बॉबर वहां आ जाता है और उसके कंधे पे शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है। यहाँ वो बॉबर को एक फोटो दिखाते हुए उससे उसको माफ करने की भीख मांगने लगता है और इस दौरान वो एबी से भी बात कर रहा था। लेकिन बॉबर उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। तभी बॉबर के डिस्ट्रैक्ट होने से कार्टराइट को मौका मिलता है और वो बॉबर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है। अब इससे पहले कि बॉबर उस पे फिर से अटैक करता, वो फौरन से उस रूम से बाहर भाग जाता है। यहाँ बॉबर उस फोटोग्राफ को उठाता है और स्लीपर पॉड्स की तरफ जाने लगता है, जो कि स्लीपर पॉड में मौजूद एक पर्सन से मैच हो जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन स्लीपर पॉड्स में मौजूद लोगों में से एक कार्टराइट की वाइफ थी। जिसके बाद बॉबर उसे बाहर आने की धमकी देता है और कहता है कि नहीं तो वो उसकी वाइफ को मार देगा। लेकिन कार्टराइट छुपके से किसी तरह बॉबर पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है और उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में नीचे गिर जाता है। अब जब बॉबर को अपना फेट साफ नजर आ रहा था, तो वो कार्टराइट से कहता है कि वो अपनी वाइफ का ख्याल रखे और इसी के साथ ही उसकी वहीं डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्टराइट स्लीपिंग पॉड्स में जाता है और क्रियो स्लीप में जाने से पहले वो अपने आप से बात करते हुए कहने लगता है कि इस जगह को फंक्शनल रखने के लिए अब से वही जिंदा बचा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्टराइट जब एक बार फिर से नींद से बाहर आता है, तो इस बार वो काफी ज्यादा ओल्ड दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो अब की बार कई सालों बाद नींद से बाहर आया था। यहाँ अब स्लीपर पॉड्स भी एक एक करके ओपन होने लगते हैं और इस फैसिलिटी में मौजूद सिस्टम उन्हें खुद ही जगाने लगता है। सभी लोग अपने चैम्बर से बाहर आते हैं और अर्थ सरफेस की तरफ जाने लगते हैं और उन लोगों में एबी भी शामिल थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्टराइट एबी के पास आता है और उसके गले लग के रोने लगता है, जिससे वो इतने सालों बाद आखिरकार मिलने में कामयाब हो गया था और बगैर किसी मॉरल स्टोरी के ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।